4 साल से तुम्हारी तलब मुझे पागल कर रही है। आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। नशे में धुत वो मलीहा की चादर खींचकर जमीन पर फेंक चुका था। मलीहा अपनी इज्जत बचाने ड्रेसिंग रूम की जाने भागी, पर इससे पहले ही काजिम शाह ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया। मलीहा काजिम के ड्राइवर की बेटी थी। 4 साल पहले उसने जब मलीहा को देखा था तो इससे मोहब्बत कर बैठा था। फिर उससे मालूम हुआ मलीहा पढ़ना चाहती है तो उसने मलीहा को अमेरिका पढ़ने भेजा। अब जब 4 साल बाद मलीहा डॉक्टर बनकर लौटी और काजिम का शुक्रिया करने आई तो किसी ने काजिम की चाय में नशे की दवा मिला दी और वो इस नशे में मलीहा को बर्बाद कर चुका था। जब उसे होश आया तो 4 साल से काजिम शाह का मकसद सिर्फ मलीहा को हासिल करना था। मलीहा उसका जुनून बन चुकी थी। काजिम शाह के अंदर अजीब सी तशवीश और ख्वाहिश थी। वो हर वक्त उसके दिलो दिमाग में गर्दिश करती रहती थी। काजिम शाह की जिंदगी एक पुरतइश जिंदगी थी। वो अपनी ताकत और पोजीशन का हर वक्त एहसास दिलाता रहता था। वो अंडरवर्ल्ड का अमीर कबीर कारोबारी शख्स था, लेकिन उसकी रूह की तकमील कुछ और थी। मलीहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मलीहा को लेकर उसके माँ बाप ने बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए थे, लेकिन मलीहा के वालिद एक मामूली से ड्राइवर थे। मलीहा 20 साल की नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा बहुत पुरकशिश था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वो इसके चेहरे की गहराई को जाहिर करती थी। इसकी गोरी और चमकदार रंगत हर देखने वाले को अपनी तरफ घायल कर देती थी। वो गरीब जरूर थी, लेकिन हुस्न के मामले में वो सबसे आगे थी। मलीहा की माँ एक हमदर्द और नेक खातून थी। वो हमेशा मलीहा को अपनी इज्जत की हिफाजत करने की तरगीब देती रहती थी। इसके और इसके माँ बाप का ख्वाब था कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए, जिसकी बिना पर वो अपने सपने पूरे कर सकते थे। उनका कोई बेटा तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से ही बेटों वाली उम्मीदें लगा रखी थी। मलीहा की माँ कभी कभी नाउमीद हो जाती थी। वो सोचती थी कि हम गरीब लोग अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकेंगे, लेकिन मलीहा पुरशिकस्ता और हौसलामंद बच्ची थी। मुकाबला चाहे जिंदगी का हो या उसके कॉलेज का, वो हमेशा आगे आगे नजर आती दिखाई देती थी। वो अपने इलाके के मामूली से गवर्नमेंट कॉलेज में FSC मेडिकल कर रही थी। बचपन से ही उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और उसे उम्मीद भी थी कि अल्लाह उसकी मदद के लिए वसीला बनाएगा। काजिम शाह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी कामयाबियों के पीछे मेहनत, हिकमत अमली और मनसूबाबंदी को तरजीह देता था। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े या अखलाक की हदों से तजावुज़ करना पड़े। वो बज़ाहिर बहुत हमदर्द और नरम पर्सनैलिटी का नजर आता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा घाव था जिसे अंदरूनी तौर पर अच्छा होने नहीं देता था। काजिम शाह के अंदर ऐसी कमजोरियां थीं जो उसे जज्बाती तौर पर मुतासिर करती थीं। जो अपने रास्ते में किसी को रुकावट बनता देख लेता था तो उसकी जान लेने को तैयार हो जाता था। मलीहा के अब्बा सलीम, जो कि काजिम शाह के ड्राइवर थे। मलीहा कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी और दरमियान से मांग निकालकर साइडों पर 2 चुटियाँ की हुई थी। वो हमेशा सादगी को तरजीह देती थी। अब्बा, अगले महीने मेरे पेपर्स शुरू होने वाले हैं। आप दुआ करेंगे कि इस दफ़ा मेरे बहुत अच्छे नंबर आएँ और मैं अगली पढ़ाई स्कॉलरशिप पे कर सकूँ। मलीहा अपने बाप के पास बैठी कह रही थी। जवाबन उसके अब्बा कहने लगे, इंशाल्लाह मेरी बेटी हमेशा की तरह बहुत अच्छे ग्रेड से पास होगी। बस बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तेरे लिए आसान रास्ते बनाए और तू अपने ख्वाब पूरे कर सके। मलीहा खुशी से अपने बाप के गले लगते हुए कॉलेज चली गई थी। इसकी ज़्यादा दोस्तें तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त थी जिसका नाम सारा था। इस पर वो जान वारती थी। अल्लाह के बाद सारा वाहिद लड़की थी जिसके साथ मलीहा सारी बातें शेयर कर लिया करती थी। सारा उसके घर के करीब ही रहती थी। मलीहा और सारा दोनों इकट्ठी कॉलेज जाया करती थी। मलीहा, पेपर से पहले मेरे भाई की शादी है, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो, तुमने ज़रूर आना है। सारा और मलीहा दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी मलीहा कहने लगी, हाँ हाँ सारा, क्यों नहीं, तुम्हारा भाई इसका मतलब मेरा भाई। तुम देखना ज़रा, मैंने शादी में आते ही रौनक लगा देनी है। सारा कहने लगी कि हाँ भाई, इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का डर है। मलीहा हैरानगी से सारा से पूछने लगी, किस बात का डर है तुम्हें? जवाबन सारा बोली कि कहीं तुम्हारे हुस्न को देखते हुए शादी में कोई लड़का तुम पर फिदा ही ना हो जाए। सारा बहुत अमीर खानदान से थी, लेकिन उसने मलीहा के सामने कभी भी अपनी अमीरी नहीं जताई थी। वो सारा के कंधे पर तबकी देते हुए कहने लगी, अरे पागल हो क्या, अगर कोई फिदा हो भी क्या तब भी मलीहा उसे लिफ्ट नहीं करवाने वाली। अभी तो मैंने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, मैंने तो डॉक्टर बनना है भाई। वो दोनों मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। जल्दी सारा के भाई की शादी भी नज़दीक आ गई थी। बेटा, दोस्ती एक तरफ, लेकिन इन अमीरों से हमारा कोई मुकाबला नहीं, तुम इसकी तरफ जाने की जिद मत करो। सारा की शादी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर जाने देती, लेकिन इसके भाई की शादी है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
मलिहा की अम्मा मलिहा को बैठी समझा रही थी। तभी मलिहा कहने लगी, नहीं अम्मा, मुझे जाना है। आप जानती तो हैं सारा के अलावा मेरे और कोई दोस्त नहीं। अगर मैं शादी पर ना गई तो सारा भी मुझसे नाराज हो जाएगी। मलिहा के अब्बा सलीम मलिहा की बात सुनते हुए उसके पास आकर बैठ गए और कहने लगे, शहनाज बेगम, जाने दो ना मेरी बच्ची को, और मुझे अपनी बच्ची पर पूरा यकीन है ये कभी भी हमें रुसवा नहीं करेगी। देखा अम्मा, मेरे अब्बा मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो खुशी से कहते हुए अपने बाप के गले लग गए। ठीक है भाई, दोनों बाप बेटी ने मेरी मानी ही नहीं होती तो मुझसे मशवरा भी क्यों लेते हो। मलिहा की अम्मा कहते हुए उठकर चली गई थी। सारा का घर लाइटों से चमक रहा था। हसीन गार्डन जिधर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था, हर चीज अपनी नफासत की गवाही दे रही थी। सायरा ने अपने भाई की मेहंदी में डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और सारे बालों में कर्ल डाले हुए थे और वो बहुत हसीन लग रही थी। अम्मा, इधर बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे पास तो कोई ढंग का जोड़ा भी नहीं। मलिहा सारे कपड़े अपनी अलमारी से बेड पर गिराती हुई अपनी माँ से कह रही थी। इसकी माँ कहने लगी, बेटा, हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी सूट मिलता है वो पहनकर चली जाओ। पहले ही तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। जल्दी जल्दी में उसे जौन सा जोड़ा मिला वो पहनकर तैयार होकर चले गए। इसने पीले रंग की पांव तक आती रेशमी फ्रॉक पहनी हुई थी जो बिल्कुल सादा थी और इतनी सादगी में भी वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। कानों में नॉर्मल साइज के सिल्वर कलर के नफीस से झुमके पहन रखे थे जो उसके नाजुकपन की अक्कासी कर रहे थे। सारा भागती हुई मलिहा से मिली और कहने लगी, शुक्र है तुम आ गई, वरना मुझे ये था कि तुम नहीं आने वाली। और यार, इतनी प्यारी लग रही हो, किस पे बिजलियां गिरानी है मैडम ने। वो दोनों मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। पूरे फंक्शन पे मलिहा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वो अपने इर्द गिर्द की हर हरकत को नोट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। यार मलिहा, क्या है, एक जगह पर बैठी हुई हो, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। सारा मलिहा को लेने आई थी जो एक जगह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मलिहा कहने लगी, नहीं सारा, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे गेस्ट से। वो इतने अमीर लोग हैं और मुझे तो इनसे बात करनी भी नहीं आती। सारा हंसती हुई कहने लगी, अरे नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। चलो, उन्हें भी तो पता लगे कि मेरी दोस्त कितनी हसीन है। वो मलिहा को जबरदस्ती उठा कर ले गई थी। हाय काजिम शाह, हाउ आर यू, ये मेरी फ्रेंड है मलिहा। और मलिहा, ये है काजिम शाह, बाबा के बहुत अच्छे फ्रेंड के बेटे। सारा काजिम और मलिहा का एक दूसरे से मुतारिफ करवा रही थी। मलिहा जान चुकी थी कि सारे फंक्शन पर काजिम शाह की नजरें ही मलिहा के मरकज बनी हुई थी। मलिहा नीचे नजरें करके खड़ी हुई थी जबकि काजिम शाह उसे देख ही जा रहा था। उसे इस लड़की की खूबसूरती अपनी तरफ खींच रही थी। और सारा, आपकी फ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, काजिम मलिहा की तरफ देखता हुआ कह रहा था। तभी मलिहा सारा का बाजू खींचकर उसे दूसरी तरफ ले गई थी जबकि काजिम अपने आप में मगन मुस्कुरा रहा था। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। मलिहा सारा से घर जाने के लिए इजाजत मांग रही थी। चलो ठीक है सारा, बहुत देर हो चुकी है, अब्बा भी परेशान होते होंगे, मुझे अब इजाजत दो, फिर सुबह मिलते हैं। सारा कहने लगी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतना टाइम भी निकाल लिया। मलिहा इजाजत लेती हुई घर चली गई थी। वो अपने बेड पर लेटी गहरी सोचों में गुम थी। इस लड़के का चेहरा उसकी आंखों के गिर्द बार बार घूम रहा था। आज तक उसे किसी ने भी ऐसी निगाहों से नहीं देखा था। कुछ महीनों बाद, अब्बा अब्बा, ये देखें, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मलिहा खुशी खुशी भागती हुई अपने अब्बा के पास आ रही थी जो बैठे चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो चाय का कप एक साइड पर रखकर खड़े हो चुके थे। उसे जोर से गले लगा लिया। सारी फैमिली मलिहा की खुशी में खुश हो रही थी। मलिहा कहने लगी, अब्बा, कॉलेज में टॉप करने का ख्वाब तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करूँगी? मुझे डॉक्टर बनना है। आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा। अगर आपके पास इतनी वुज़्ज़त नहीं है तो मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ। इसके अब्बा कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का हर ख्वाब पूरा करूँगा। लेकिन बेटा, तू जानती है कि एक ड्राइवर आखिर कर ही कितना सकता है। तभी मलिहा अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा, अपने मालिक से बात करें ना, शायद वो मेरी मदद कर सकें। मलिहा के अब्बा कहने लगे, हाँ, वो हैं तो बहुत नेक शख्सियत के मालिक, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा करता हूँ कि सुबह होते ही मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा, तुम खुद बात कर लेना। सुबह भी हो गई थी। मलिहा अपने बाप के साथ उनके मालिक के घर पहुँच गई। वो बहुत बड़ी हवेली थी। मलिहा इस हवेली के बाहर चारों तरफ देख रही थी। हवेली के सिहन में फैले हुए फूल जो अपनी खुशबू बखेर रहे थे और एक तरफ स्याह पत्थरों से बना खूबसूरत तालाब था जिसमें नीले आसमान का अक्स दिखाई दे रहा था। मलिहा ने जिंदगी में कभी ऐसा घर नहीं देखा था। बेटा, आओ ना, अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। मलिहा और उसके अब्बा अंदर दाखिल हो गए थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक वसी और कुशादा लाउंज था जिसके फर्श पर सफ़ेद टाइलें लगी हुई थी। इसके अब्बा मलिहा को एक कमरे में ले गए।
मलिहा इधर उधर पूरी हवेली का मुआयना कर रही थी और रहने वालों की किस्मत पर रश कर रही थी। मलिहा और उसके अब्बा जाकर एक बड़े से सोफे पर बैठ गए थे और मुलाजिम को अपने मालिक को बुलाने भेज दिया था। दरवाज़ा खोलते ही एक हसीन लड़का अंदर दाखिल हुआ। मलिहा पहचान चुकी थी कि ये तो वही लड़का था जो उस दिन मेहंदी के फंक्शन पर उसे देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम मालिक जी। मलिहा के अब्बा खड़े होकर उसे सलाम कर रहे थे। काजिम शाह हैरानगी से मलिहा की तरफ देखता हुआ करीब ही पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। वो उसे देखकर एकदम से बहुत हैरान हो चुका था। मलिहा के अब्बा काजिम शाह को कहने लगे, मालिक जी ये मेरी बेटी है। अल्लाह के फजलो करम से मेरी बेटी बहुत ही मेहनती है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम गरीब लोग अपनी ख्वाहिश अपने सीने में ही दफन कर लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे आपके सिवा और कोई भी अपना मददगार नहीं लगा। हमें आपकी मदद चाहिए। काजिम शाह को इस लड़की की खूबसूरती भा गई थी, लेकिन वो बज़ाहिर बहुत हमदर्दी का मुजाहिरा कर रहा था। मलिहा जो बहुत कुछ सोच कर आई थी, वो काजिम शाह के सामने बोलने के बजाय नजरें झुकाए बैठी हुई थी। काजिम शाह कहने लगा, सलीम इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। मेरे होते हुए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप इतने सालों से इतनी मुखलिसी से मेरे साथ काम करते आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो अब की बार मलिहा से मुखातिब हुआ था। जी मलिहा बताइए, अगर मैं आपको अमेरिका में स्टडी वीज़े के लिए भेज दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मलिहा दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई थी। उसे वो इंसान अपना हमदर्द लग रहा था। वो खुशी की निगाहों से अपने अब्बा की तरफ देख रही थी। तभी उसके अब्बा कहने लगे, मालिक जी हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? बस फिर ठीक है, कल की फ़्लाइट पे मलिहा अमेरिका चली जाएगी। जो जो तैयारियां हैं वो आज मुकम्मल कर लो। मैं भी ज़रा पासपोर्ट और वीज़े का इंतज़ाम कर लूँ। कल सुबह होते ही तुम अमेरिका जाने के लिए रवाना हो जाना। मलिहा के अब्बा इसका शुक्रिया अदा करते हुए घर आ गए थे। इनकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि क्या वो इधर के माहौल में एडजस्ट कर सकेगी। मगर मलिहा की आंखों में उसके वालिद की उम्मीदों का अक्स था, जो उसे हमेशा से अपने सहारे की तरह देखते रहते थे। अगले ही दिन मलिहा अपने वालिद के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसका दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने की खुशी में रक्स कर रहा था, लेकिन उससे अपने माँ बाप से दूर जाने का भी बहुत दुख था। उसने अपने दिल में अहद कर लिया था कि वो अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करेगी। वो अश्क भरी निगाहों से अपने माँ बाप से मिलती हुई अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। अमेरिका पहुंचते ही वो नई दुनिया का सामना कर रही थी। नए लोग थे, नया माहौल था। उसने अमेरिका के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरू में इधर के लोगों में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उससे अपने माँ बाप की आंखों में इसके कामयाब होने की उम्मीदें नजर आती थी। वो हर हाल में इधर रहते हुए अपने सपने पूरे करना चाहती थी। वो अपने कॉलेज में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करती थी, लेकिन यह भी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। अमेरिका के तालीमी इदारे में नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल बात थी। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। तभी एक लड़की उसके सामने आई और कहने लगी, हाय मेरा नाम आयमा है, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहेंगी? मलिहा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सारा के बाद उसने कभी भी किसी को दोस्त बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन अमेरिका में वो बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस करती थी, जिसकी वजह से उसने आयमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। काजिम शाह ने अपने कमरे में बैठते हुए गहरी सांस ली। मलिहा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो कभी कभी सोचता था कि जब मलिहा की फ्लाइट रवाना हुई थी तब वो खुद भी अपने आप को उस लम्हे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। अमेरिका जाने के बाद मलिहा ने काजिम शाह को आखिरी बार मुस्कुराकर अलविदा कहा। वो लम्हा काजिम शाह की आंखों से जाता ही नहीं था। सिर्फ एक दो दफ़ा देखने से उसे मलिहा के साथ इतनी गहरी मोहब्बत हो चुकी थी जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। काजिम शाह उसकी जुदाई में एक शेर कहा करता था कि तेरे बाद मोहब्बतें और भी मुयस्सर हैं, मगर दिल तेरे हिज्र में बर्बाद होने का इरादा कर चुका है। मलिहा ने इधर जाकर कभी काजिम शाह से राब्ता नहीं किया था। कभी कभी उससे भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सवाए अपने माँ बाप के और किसी से राब्ता नहीं करती थी। एक दिन मलिहा के नंबर पर कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मलिहा कॉल अटेंड करते ही कहने लगी, जी कौन? दूसरी तरफ काजिम शाह की आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगा, मैंने सुना था कि लोग एहसान फरामोश होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। अरे आप तो इतनी जल्दी मुझे भूल गई। मलिहा पहचान चुकी थी। वो जानती थी कि ये एहसान वाली बातें काजिम शाह ही कर सकता था, क्योंकि मलिहा के ऊपर इसके अलावा और किसी का एहसान नहीं था। वो कहने लगी, ओह तो अच्छा आप हैं, आई एम सॉरी, मैं अननोन नंबर्स देखकर परेशान हो चुकी थी, मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी। काजिम शाह कहने लगा, चलें कोई बात नहीं, मैंने तो आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था।
कि आपको इधर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, इधर के माहौल में आप एडजस्ट कर चुकी हैं कि नहीं। मलिहा कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, बस 1 साल तक मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी, डॉक्टर बनते ही मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी। काजिम शाह कहने लगा, चले ठीक है, अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, लेकिन हाँ मेरा एहसान मत भूलिएगा, डॉक्टर बनते ही सबसे पहले आपने मुझे शुक्रिया बोलने आना है। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था, जबकि मलिहा भी इसकी बात पर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, भला मैं आपके किए गए एहसानों को कैसे भूल सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनते ही आपके पास आऊंगी। वो कहते हुए फ़ोन बंद कर चुकी थी। मलिहा को बहुत अजीब लग रहा था। देखते देखते मलिहा कामयाबियों को छू चुकी थी। उसने दिल लगाकर 4 साल मेहनत की थी, जिसका नतीजा उसे बहुत अच्छे इनाम की सूरत में मिला था। वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन उसने अपने अम्मा अब्बा को फ़ोन किया और कहने लगी, अब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, तो इधर आकर मैं अपनी मेहनत से बहुत प्यारा सा घर बनाऊंगी और एक अस्पताल भी तामीर करवाऊंगी। दूसरी तरफ उसके अब्बा खुशी से कहने लगे कि हाँ बेटा तुम आ जाओ, खैरियत से मेरे मालिक काजिम पाशा भी कई दफ़ा तुम्हारी पढ़ाई का पूछ चुके हैं। मलिहा कहने लगी कि क्यों मालिक साहब, क्यों पूछते हैं मेरी पढ़ाई का, इनका काम तो सिर्फ मुझे भेजना था ना। इसके अब्बा कहने लगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, उनके हम पर बहुत एहसानात हैं, अगर वो पूछ भी लेते हैं तो हमारे भले के लिए ही पूछते हैं। इसके अब्बा इन सब बातों से अनजान थे कि काजिम शाह के दिल में क्या चल रहा है। मलिहा पाकिस्तान आ चुकी थी। इसके अब्बा उसे एयरपोर्ट पे लेने गए। वो अपने घर आकर अपनी अम्मा से खुशी खुशी मिल रही थी। उसका पूरा इलाका उसकी खुशी में खुश था। वो अब सारा से उसके घर मिलने गई थी। सारा खुशी से उसे गले लगाते हुए कहने लगी, मलिहा मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी कामयाबी की, मेरा भी बस लास्ट सेमेस्टर रह गया है, इंशाल्लाह फिर मैं भी अपने बाबा का बिजनेस संभालूंगी। वो दोनों बैठी बातें कर रही थी। मलिहा अपने घर आ गई थी। अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा मैं काजिम शाह को शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। इसके अब्बा कहने लगे, हाँ हाँ बेटा, आज तो कामयाब उसकी वजह से ही है, इसलिए तुझे चाहिए कि तू उसका शुक्रिया अदा करे। हम में इतनी वुसअत नहीं कि हम उसके लिए कुछ लेकर जा सकें इनाम के तौर पर, लेकिन बेटा तू फिलहाल शुक्रिया बोल दे, फिर इंशाल्लाह तू अपना कमा कर और अच्छे से उनके एहसानों का बदला उतार देना। मलिहा इस बात में सर हिलाती हुई अपने अब्बा के साथ खुशी से काजिम शाह से मिलने चले गए। काजिम शाह को नहीं पता था कि मलिहा पाकिस्तान आ चुकी है। वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। तभी मुलाजिम ने आकर इत्तला दी कि सलीम ड्राइवर और उसकी बेटी आई है। काजिम शाह तो खुशी से खिल उठा था। वो नीचे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था उनके साथ। मलिहा कहने लगी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज मेरी कामयाबी की वजह आप ही हैं। काजिम शाह हंसते हुए कहने लगा कि देखें, ऐसे तो शुक्रिया अदा नहीं होगा, ऐसा करते हैं हम बाहर किसी जगह पर खाना खाने चलते हैं। इसके बाप को अंदर से कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी नौकरी के हाथों मजबूर था। काजिम शाह के बहुत सारे एहसानात थे उन पर, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। मलिहा काजिम शाह की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई थी। उसने बहुत इसरार किया कि तुम मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ, लेकिन मलिहा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी हद में रहकर ही हर काम करती थी। काजिम शाह ने गाड़ी बहुत बड़े रेस्टोरेंट के आगे रोक ली। मलिहा को वो रेस्टोरेंट लग रहा था, लेकिन वो असल में एक क्लब था। काजिम शाह और मलिहा अंदर दाखिल हो चुके थे। सामने का मंजर देखकर मलिहा हक्की बक्की रह गई, जिधर बहुत सारी लड़कियां बेहुदा डांस कर रही थीं। वो काजिम शाह को गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहने लगी, देखिए मैं ऐसी जगह पर नहीं आती, आपका स्टेटस बहुत हाई है, इसलिए आपको ऐसी जगह पर आते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं करती। काजिम शाह कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमने कौन सा नीचे खाना खाना है, मैंने तो ऊपर इंतज़ाम करवा दिया है। मलिहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा खोलकर काजिम शाह अंदर दाखिल हो गया था और हाथ के इशारे से मलिहा को भी अंदर आने का कहा। काजिम शाह मलिहा को कहने लगा, अरे तुम डर क्यों रही हो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। अब देखो यार, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरे लिए मेरे साथ खाना खाने भी नहीं आ सकती। मलिहा इस बात में सर हिलाती हुई कमरे में दाखिल हो गई थी। काजिम शाह अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करने लगा। तभी मलिहा ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, प्लीज़ दरवाज़ा मत लगाइएगा। ओके ओके रिलैक्स, दरवाज़ा नहीं लगाता, चलो बैठो। वो दोनों कुर्सी पर बैठ गए थे। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने सजाए हुए थे। मलिहा ने डर के मारे रवायतन सिर्फ थोड़ा सा ही खाया था, जबकि काजिम शाह खाने के बजाय मलिहा को गंदी निगाहों से देखी जा रहा था। मलिहा खाना खाते ही कहने लगी, चले ठीक है, अब मैंने खाना खा लिया है,
मुझे मेरे घर छोड़ दें। वो कहने लगा कि अरे यार, तुम कितनी मतलबी हो। क्या मतलब खाना खा लिया है तो घर छोड़ दें? मैं तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं लाया था यार, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। वो कहने लगी, क्या बातें करनी थी? रुको मैं चाय मंगवाता हूँ, बातें फिर करेंगे और चाय भी पियेंगे। थोड़ी ही देर बाद उनकी चाय भी आ गई थी। वो दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय पीते ही काजिम शाह का सर बुरी तरह चकराने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मलिहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मलिहा ने उसे बहुत दफा कहा कि मुझे घर छोड़ दो, लेकिन उसे तो शायद सुन ही नहीं रहा था। वो दरवाजे की जानिब मुड़ता हुआ दरवाज़ा बंद कर चुका था। मलिहा डर के मारी खड़ी हो गई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरे घर छोड़ कर आए। काजिम शाह अपने होशो हवास खो गया था। वो मलिहा के करीब आ रहा था और मलिहा डर के मारे पीछे दीवार के साथ लगी खड़ी हुई थी। उसने करीब आते ही उसका दुपट्टा उसके सर से खींचकर बुरी तरह करीब पड़े हुए बेड पर फेंक दिया। मलिहा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका शोर कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि बाहर तो वैसे भी नीचे गाने बजाने का बहुत शोर था। काजिम शाह अपने खोए हुए होशो हवास में क्या कुछ कह गया, उससे खुद भी मालूम नहीं था। काजिम शाह नशे की धुत में कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम्हारे हुस्न ने मुझे पागल कर दिया था। सिर्फ एक नज़र मुझे तुम्हारी तरफ खींच कर ले गई थी। मैंने 4 साल तुम्हारा इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने का मतलब जानती हो ना, एक एक पल अंगारों पर गुजारना। वो रोती हुई इसके आगे हाथ जोड़ने लगी। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आप अपने एहसानों का बदला इस तरह लेंगे क्या? काजिम ने उसको दोनों कंधों से पकड़ते हुए बेड पर गिराया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन काजिम शाह उसकी इज्जत बर्बाद कर चुका था। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी ने दुनिया को नया आगाज दिया। दूसरी तरफ मलिहा की अम्मा और अब्बा ने रो रो कर अपनी बुरी हालत कर ली थी। इसके अब्बा उसे हर जगह में ढूंढ चुके थे, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नहीं थे। मलिहा उसी कमरे में कोने में सिमटी अपना दुपट्टा दोनों कंधों पर लपेटे और उसे मजबूती से थामे बैठी रो रही थी। काजिम शाह बेड पर नशेइयों की तरह पड़ा हुआ था। जब काजिम शाह को होश आई तो अपना सर पकड़ते हुए खड़ा हो गया और मलिहा की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और हम इधर क्या कर रहे हैं? काजिम शाह को सच में कुछ भी याद नहीं था कि उसने कैसे मलिहा की इज्जत बर्बाद कर दी थी। मलिहा काजिम की बातें सुनते हुए गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपने एहसानों का बदला खूब लिया मुझसे। आपने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी और आप कहते हैं कि हम इधर क्या कर रहे हैं? मुझे घिन आ रही है आपसे। मलिहा रोने लग गई थी और कहने लगी, आपको पता भी है कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी जब वो ये सब कुछ सुनेंगे। आपने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। काजिम शाह अपना सर पकड़े रात वाला वाक़या याद कर रहा था। कहने लगा, मलिहा देखो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ज़रूर ये किसी की साजिश है। खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी ही नज़रों में बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ। मलिहा गुस्से से कहती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर चली गई। वो गाड़ी में बैठकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि काजिम अपना सर पकड़े वहाँ ही फर्श पर बैठ गया था। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहा था। वो सोच में पड़ गया था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, हालांकि उसका तो कुछ ऐसा इरादा भी नहीं था। वो बस अपनी मोहब्बत का इजहार करने उसे यहाँ लाया था। काजिम शाह का शक सीधा अपने बाप पर गया, जो इसका सगा बाप नहीं था बल्कि सुतेला बाप था। काजिम शाह शुरू से ही एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया से चला गया था, लेकिन काजिम शाह की अम्मा, जो बहुत ही ओपन माइंडेड खातून थे, वो शुरू से ही एक आज़ाद और तरक्की पसंद खातून थे। काजिम शाह के वालिद की वफ़ात के बाद ही उसकी माँ और आज़ाद हो चुकी थी। वो कई कई दिन घर नहीं आती थी। काजिम शाह तब बहुत छोटा था। वो अपने बाप के प्यार से तो महरूम हो चुका था, लेकिन उसकी माँ भी उसे अपने प्यार से महरूम कर चुके थे। वो सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तरजीह देती थी। घर से ज़्यादा वो बाहर रहना पसंद करती थी। काजिम शाह बहुत छोटा था जब उसने अपनी माँ को कहा, अम्मा मेरे स्कूल में मेरा रिजल्ट आना है, इधर पेरेंट्स मीटिंग भी है, आप मेरे साथ चलेगा। तब उसकी माँ कहने लगी, नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे स्कूलों के चक्कर लगा सकूं। कासिम शाह कहने लगा, अम्मा दूसरों की माएँ भी तो आती हैं ना। उसकी माँ कहने लगी, हाँ हाँ, दूसरों की माएँ मेरी तरह सिंगल मदर नहीं हैं। मैं अकेली कमाने वाली हूँ और मैंने ही तुम्हारा सारा खर्चा उठाना है। तुम्हारे बाबा का बिजनेस भी मैंने ही संभाला हुआ है, इसलिए तुम अकेले ही जाकर रिजल्ट ले लेना। उस दिन कासिम शाह बहुत रोया था। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। कासिम शाह अपने सेकंड फादर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था।
اپنے ستیلے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے جذبات کو نظر انداز کیا اور صرف اپنی ذاتی خوشی اور اپنے مفاد دیکھا۔ کاظم شاہ اپنے ماں باپ کے لیے نفرت کی آگ لیے بڑا ہو چکا تھا۔ اس کا سوتیلا باپ ان کی بہت ساری فیکٹریز اپنے نام کروا چکا تھا۔ کاظم شاہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس انسان کو ہمارے پیسوں سے غرض ہے، نہ کہ ہماری خوشیوں سے۔ کاظم شاہ نے کئی دفعہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں آپ ان سے ڈیورس لے لیں، یہ صرف لالچی انسان ہیں، لیکن تب اس کی ماں کاظم شاہ کی بات نہ مان سکی۔ اپنی ماں کی دوسری شادی کے بعد ہی وہ خود اعتمادی اور بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کی غفلت اور بے خبری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کاظم شاہ کو پہلے سے بھی زیادہ اگنور کرنے لگے تھے۔ اکثر اس کا ستیلا باپ کاظم شاہ پر بھی کبھی کبھی ظلم کر جاتا اور کبھی مارتا بھی تھا، لیکن اس کی ماں کاظم شاہ کی حمایت نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی کاظم شاہ پیار سے محروم رہا۔ کاظم شاہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا ستیلا باپ جو کہ چال باز اور خود غرض انسان تھا۔ کچھ ہی سالوں بعد اس کا ستیلا باپ جس کا نام شمس تھا، وہ اس کی ماں سے کہنے لگا کہ اب تم آفس نہیں جایا کرو گی، میں ہوں نا، میں خود ہی آفس وغیرہ دیکھ لیا کروں گا۔ کاظم شاہ کو اس دن ہی اس پر شک ہو گیا۔ کاظم شاہ نے آفس جا کر اپنے باپ کی ساری ڈیٹیلز چیک کی، جس میں اس نے دیکھا کہ اس کا ستیلا باپ حالات سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ ہڑپ کر گیا تھا۔ اس کے سگے باپ کی ساری فیکٹریاں اور بینک بیلنس اپنے نام کروا چکا تھا۔ کاظم شاہ کو جب یہ پتہ لگا تو وہ شدید غصے میں ہانکتا ہوا گھر آیا اور آتے ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ کاظم، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہارا باپ ہے یہ، اور اب تم باپ کا گریبان پکڑو گے؟ کاظم شاہ غصے سے کہنے لگا، نہیں ہے یہ میرا باپ، اگر یہ میرا باپ ہوتا تو مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھتا، لیکن اسے تو صرف ہمارے پیسوں سے غرض تھی، یہ لالچی آدمی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے تبھی اپنے موبائل سے ڈیٹیلز نکال کر اپنی ماں کے آگے کی اور کہنے لگا، یہ دیکھیں، انہوں نے بابا کی ساری فیکٹریاں اور ان کا بینک بیلنس اپنے نام کروا لیا ہے۔ یہ دیکھتی ہی اس کی ماں کی آنکھیں ندامت اور شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ کچھ دن بعد اس کی ماں نے شمس سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ اتنی جلدی سارا کھیل ختم کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کاظم شاہ اپنی ماں کو بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نے صرف اپنی خوشیوں کی خاطر دوسری شادی کی تھی، اس لیے انہیں سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ کاظم شاہ اسی دن گھر چھوڑ کر اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کاظم شاہ نے اس کی ایک نہ سنی، اسے دوسرے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ کاظم شاہ اتنی جلدی اپنے باپ کی جائیداد چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسے پولیس کی مدد سے اپنے باپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ شمس اور اس کی ماں بالکل کنگال ہو چکے تھے۔ اس کی ماں اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، لیکن کاظم شاہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے بہت ترقی کی اور کامیابیوں کی حد کو چھو چکا تھا۔ شاید اس کے ماں باپ کا ماضی اس کی شخصیت پر برا اثر ڈال گیا تھا، لیکن کاظم شاہ کہیں بھی غلط نہیں تھا۔ اس کے پیچھے بھی کسی کی سازش تھی۔ ملیحہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی، انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ ملیحہ نے کبھی بھی خود کو کسی سے کم نہیں سمجھا تھا۔ جب اس نے سارا واقعہ اپنے ماں باپ کو بتایا تو اس کے ماں باپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہی مالک جس پر وہ دن رات یقین کرتے تھے اور یقین کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، آج وہی بیٹی کی عزت اس نے تار تار کر دی تھی۔ لیکن اس کا باپ اپنی بیٹی کو ہارنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ اس کی طاقت بن کے کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر۔ وہ انگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ اللہ ہے نا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور ہاں، ہم چپ رہ کر ایسے لوگوں کو ڈھیل نہیں دے سکتے۔ میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا، تجھے انصاف لینے کے لیے نکلنا ہوگا، ان جیسے درندوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ امیر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر امیر ہیں تو کیا غریبوں کی عزت پاؤں کے تلے رون دیں گے؟ ملیحہ روتی ہوئی کہنے لگی، بابا فکر مت کریں، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، آپ نے مجھے تعلیم دلوائی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میری تعلیم شاید کسی اور کام تو نہ آئے گی، لیکن میں اپنے لیے انصاف ضرور ڈھونڈوں گی۔ مجھے صرف آپ کے سہارے اور آپ کی طاقت کی ضرورت ہے۔ ملیحہ بہت مضبوط تھی۔ اس کے والد کی ہمت اور یقین نے اسے جرأت دی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ ملیحہ نے اپنی تعلیم سے حاصل کی قوت کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قانون کی مدد سے انصاف لینا شروع کیا اور اپنے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی، بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی جو ایسے درندوں کے ہاتھوں کی شکار ہوئے تھے۔ کاظم شاہ ملیحہ اور اس کے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ دن بدن اپنی ہی نظروں میں شرمندگی اور ندامت لیے گر رہا تھا۔
ایک دفعہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود چل کر ملیحہ کے باپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا۔ وہ ملیحہ کے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ اس کی ماں نے کبھی بھی پہلے کاظم شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کاظم شاہ کی پرسنالٹی اور اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگی، جی بیٹا، آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ خیریت ہے؟ تبھی پیچھے سے ملیحہ کا باپ آ رہا تھا۔ کاظم شاہ اس کے باپ کو دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ جب ملیحہ کے باپ نے کاظم شاہ کو دیکھا تو اس کے سامنے آتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگا، صاحب جی مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ اپنے احسانوں کا بدلہ اتنی گھٹیا حرکت کر کے لیں گے، مجھے یقین نہیں تھا۔ یقین کریں، میں نے کبھی بھی آپ سے اس بات کی امید نہیں کی تھی کہ آپ اس حد تک گر جائیں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے میرے گھر کی عزت تباہ کر ڈالی۔ آپ دیکھتا، میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے، کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کاظم شاہ تھپڑ لگے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے ندامت بھری نگاہوں سے سلیم کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، سلیم، میرا یقین کرو، میرا اللہ گواہ ہے، میرا ارادہ غلط نہیں تھا، یہ سب کسی کی سازش تھی۔ تم دیکھنا، یہ میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا۔ ملیحہ کی ماں کونے میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے اس کی بیٹی کی عزت خراب کی تھی۔ وہ بھی طیش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ کاظم کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو لڑکے، تمہاری صفائیاں دینے سے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ میری بیٹی کی عزت تباہ ہو چکی ہے، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ساری عمر کے لیے اس پہ داغ لگ چکا ہے۔ کاظم شاہ کہنے لگا، دیکھیے، میں اپنی غلطی کا خسارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے عزت اس کی برباد کی ہے تو میں ہی کروں گا اس سے شادی۔ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ یہ بات سن کر ملیحہ کے باپ کو اور غصہ آ گیا۔ وہ دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی وہ راستہ ہے اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں، ہمیں اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ آپ دیکھنا، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ کاظم شاہ اتنی ضلالت کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف ملیحہ اور اس کے ماں باپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانا تھا اور اس انسان تک پہنچنا تھا جس نے یہ ساری حرکت کروائی تھی۔ کاظم شاہ اپنے آپ کو بہت تنہا اور پچھتاوے میں ڈوبا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا جیسے اس کی قسمت نے اسے بنا دیا تھا۔ کاظم شاہ جانتا تھا کہ ملیحہ اپنے ارادوں کی بہت پکی لڑکی ہے، وہ بغیر ثبوت کے نہیں ماننے والی۔ اس لیے کاظم شاہ کو اپنی سچائی دکھانے کے لیے گہرا ثبوت ڈھونڈنا پڑنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسی ہوٹل میں گیا جہاں وہ ملیحہ کو کھانا کھلانے کے لیے لایا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا، مجھے آپ کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے۔ 19 اپریل کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج میرے سامنے رکھیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوٹل میں کون کون سے آدمی آئے تھے اور کون کون سے نہیں۔ مینیجر کہنے لگا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کس حق سے مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ پولیس والے ہیں؟ جواباً شاہ نے کہا کہ نہیں، میں پولیس والا تو نہیں، لیکن میں یہ کام کرنے کا آپ کو بھاری معاوضہ دوں گا۔ مینیجر نے لالچ میں آتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر کاظم شاہ کے آگے رکھ دیا۔ کاظم شاہ اسکرین پر نظر جمائے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے رکھا لیکن اسے کوئی بھی اپنے جاننے والا شخص نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک آدمی پر اس کی نظر ٹھہری جو اوپر والے کمرے جہاں کاظم شاہ ملیحہ کو لے کر گیا تھا اس کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مینیجر کو کہتے ہوئے اس شخص پر ویڈیو کو سٹاپ کرنے کا کہا۔ جب اس نے زوم کر کے دیکھا تو اس کا ستیلا باپ شمس تھا جو ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کاظم شاہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر شمس نے ملیحہ کا پتہ کیسے لگوایا اور وہ ان دونوں میں دراڑ کیوں ڈالنا چاہتا تھا۔ بہت سارے سوال کاظم شاہ کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ اس نے مینیجر کے آگے پیسوں کا لفافہ رکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ سرخ آنکھوں سے غصے سے تیز تیز گاڑی چلاتا ہوا شمس کے آفس جا رہا تھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا آفس کے دروازہ تیز تیز کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ جب شمس کے کمرے میں آیا تو شمس بیٹھا چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ابھی شمس کاظم کو دیکھ کر کچھ کہتا۔ کاظم نے تیزی سے اس کے قریب جاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینے آدمی، آخر کس بات کی تم نے دشمنی نکالی ہے مجھ سے؟ شمس اپنا گریبان چھڑواتا ہوا کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ چلو باپ کے لحاظ سے نہ صحیح لیکن اپنی ماں کے شوہر کے لحاظ سے تو میری عزت کر لو۔ کاظم نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، میں نے اماں سے اور تم سے اسی دن رشتہ ختم کر لیا تھا جس دن تم لوگوں نے میرے باپ کی جائیداد ہڑپ کی تھی۔ اس معصوم لڑکی سے تمہاری کیا دشمنی تھی جو تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس دن تم نے میری چائے میں نشہ کیوں ملایا تھا؟ شمس مسکراتا ہوا کہنے لگا، اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے تمہاری چائے میں نشہ ملایا تھا۔ دیکھو قاسم بیٹا، دشمنی میری اس لڑکی سے نہیں تم سے تھی، اور سچ بتاؤں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی حسین لڑکی تم جیسے لڑکے کا نصیب بنے۔
तुम तो शुरू से ही मेरी राह में रुकावट थे। कुछ ही देर बाद काजिम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, शम्स के आगे करने लगा। उसने उसकी सारी वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी। वो इसका गिरेबान छोड़ता हुआ पीछे हो गया, मुस्कुराता हुआ कहने लगा, बस मुझे यही करना था। अब ये वॉइस मैं लीक कर दूंगा और यही वॉइस मैं तुम्हारी पुलिस वालों को सुनवा के तुम्हें अंदर करवाऊंगा, किस तरह तुमने मुझे हरासा करके उसकी इज्जत बर्बाद करवाई। काजिम ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो सारी सच्चाई मलिहा के सामने पेश करना चाहता था। शम्स जान गया था कि उसका खेल आज खत्म हो गया है। काजिम गाड़ी में बैठता हुआ मलिहा के पास चला गया था। वो जब मलिहा के घर पहुंचा तो मलिहा अपने माँ बाप के साथ बाहर सेन में बैठी हुई थी। इनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। काजिम बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल हो चुका था। मलिहा गुस्से भरी निगाहों से देखती हुई काजिम के करीब आए। उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करने ही वाली थी कि दूसरे हाथ से काजिम ने उसका हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया और कहने लगा, मलिहा, तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन तुम कहती थी ना कि मेरे सामने कोई सबूत पेश करो। मैं आज तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। उसने अपने माँ बाप का सारा वाकया बता दिया और मलिहा को वो आवाज़ भी सुनवा दी जिसमें शम्स अपनी सच्चाई कबूल कर रहा था। मलिहा काजिम को इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं थी। वो उससे कहने लगी, मैं क्यों करूँ तुम जैसे घटिया इंसान पर यकीन। तुम जैसे अमीर तो किसी भी गरीब को अपने काबू में करके ज़बरदस्ती झूठ बुलवा सकते हो। काजिम से अब अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से से मलिहा का बाजू पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। मलिहा अपना बाजू छुड़वा रही थी, लेकिन उसने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मलिहा का बाप बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। इसकी माँ कहने लगी कि आपने क्यों नहीं रोका, वो हमारी बच्ची को लेकर जा रहा था। इसका बाप कहने लगा, नहीं जाने दो बेगम, मैं शुरू से ही मालिक के साथ काम करता रहा हूँ। मुझे उनके घर के सारे हालातों का पता है। सच्चाई तो मुझे मालिक साहब की शुरू से ही पता थी कि वह ऐसी हरकत नहीं कर सकते, लेकिन मैं मलिहा का एतबार नहीं तोड़ सकता था। उससे मुझ पर यकीन था, उससे उम्मीद थी कि उसका बाप उसके साथ खड़ा होगा, इसलिए मैं मालिक साहब के खिलाफ हो गया था। और आज की हकीकत जानकर मुझे और ज्यादा मालिक साहब पर यकीन हो चुका है। वो कहीं पे भी गलत नहीं थे, उन्हें किसी ने हरासा किया था। मलिहा के माँ बाप काजिम को माफ कर चुके थे, बस अब मलिहा को अपनी आंखों से सच देखना था। काजिम ने गाड़ी एक थाने के आगे रोकी। वो मलिहा को निकालता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो वहां पहुंच गए थे जहां शम्स को कैद किया हुआ था। काजिम ने शम्स को सजाए कैद दिलवा दी थी। काजिम शम्स को कहने लगा कि ये सच जानना चाहती हैं, तुम इसे सच बताओ। शम्स को जेल में देखकर मलिहा को कुछ कुछ यकीन हो रहा था, और जब शम्स ने सारी हकीकत बताई, मलिहा काजिम से कहने लगी, ठीक है, फिलहाल इधर से चलो, मुझे घर जाना है। काजिम और मलिहा दोनों मलिहा के घर आ चुके थे। देखते ही देखते मलिहा और काजिम के दरमियान मोहब्बत जैसा रिश्ता कायम हो चुका था। इनके रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत से हुई थी। मलिहा काजिम शाह की गलतियों को भूलकर उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर चुकी थी। वो जान चुकी थी कि काजिम शाह का इरादा गलत नहीं था। काजिम शाह जो हमेशा से अपना दुख छुपा रहा था, वो अब हर छोटी छोटी बात मलिहा से शेयर करता था। मलिहा और काजिम शाह की शादी हो चुकी थी। काजिम शाह ने मलिहा के ख्वाबों को मरने नहीं दिया था। उसे एक बहुत बड़ा अस्पताल तमीर करवा के दिया। मलिहा अब सोचती थी कि जिस जिंदगी का वो तस्वर करती थी, वो शायद काजिम शाह के साथ ही लिखी हुई थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गलत फहमी के पीछे हमें बगैर तहकीक किए कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।